नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका शुभ संध्या की पावन बेला पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक आमंत्रित करता हूं सभी प्यारे हमारे उत्तर प्रदेश के कृषि योद्धाओं, बंधुओं, हमारे मित्र सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपका एग्रोनॉमी के इस क्लास में स्वागत कर रहे हैं और ये क्लास एग्रोनॉमी की डेमो क्लास है। किसके लिए? टीजीटी के टारगेट बैच के लिए ये डेमो क्लास है। कल हमने आपको डेमो क्लास एग्रोनॉमी की प्रोवाइड कराई थी अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने बहुत अच्छा स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम बरसाया और अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर आप हमारे साथ आए और क्लास को देखे। अच्छा खासा क्लास का जो व्यू गया और वास्ट टाइम गया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग एक भरोसे के साथ जुड़ रहे हो और अच्छा खासा आप सहयोग दे रहे हो। उसी के सिलसिले में आज हम आपको सेकेंड क्लास डेमो के रूप में लेकर आए हैं और आज हम पढ़ाएंगे। कल जहां पर हमने समाप्त किया था, आज वहीं से हम शुरुआत करेंगे कि स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। कल हम पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि उभरती जनसंख्या का भरण पोषण अगर हम करेंगे तो फसलों को उगा कर करेंगे, और जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, प्रोडक्शन हमारा उसी लेवल में है। तो जनसंख्या तेज बढ़ रही है, प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे पास दो उपाय हैं। एक तो हम उसका फसली क्षेत्र बढ़ाकर हम जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं, भरण हम फसली क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि भूमि सीमित है। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि उसी भूमि के इकाई क्षेत्रफल में हम अधिक से अधिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी सघन कृषि करके हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर लेंगे ताकि हम अपनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकेंगे। तो ये दो आयाम है हमारे पास, जिसमें दूसरा आयाम हम अप्लाई कर सकेंगे। और मॉडर्न एग्रोनॉमी का अप्रोच भी यही है कि पर यूनिट मैक्सिमम प्रोडक्शन, प्रति इकाई अधिकतम उत्पादन। उसमें हमने देखा कि सस्य विज्ञान हमें कैसे अन्न की समस्या से उबारता है, सस्य विज्ञान कैसे हमारी बेरोजगारी को दूर करता है और सस्य विज्ञान से कैसे हम वस्त्र की समस्याओं से दूर हो सकते हैं। अब आगे आज हम पढ़ेंगे कि सस्य विज्ञान उद्योग धंधे में कैसे सहायक है, सस्य विज्ञान राष्ट्रीय आय में कैसे सहायक है, सस्य विज्ञान मृदा की उर्वरता में कैसे सहायक है, सस्य विज्ञान से घरेलू आवश्यकताएं कैसे पूर्ण होती हैं। ये सारी बातों पर चर्चा करते हुए हम आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और सस्य विज्ञान की परिभाषा वगैरह सीखेंगे और जानेंगे बेहतरीन ढंग से। फिर पढ़ेंगे कृषि विज्ञान का विकास या कृषि का विकास कैसे कैसे हुआ। इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिंदु को। एक बार अच्छे ढंग से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बेहतरीन अंदाज में। शेयर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपका अगर शेयर रुक गया तो समझ लो ये लगेगा कि आप उतने दिल से भाव से नहीं जुड़े हो, अपनी पूर्ण श्रद्धा हमारे ऊपर समर्पित नहीं कर रहे हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। क्या टॉपिक है? सस्य विज्ञान का क्षेत्र। तीसरा जो हमारा जो मेन हेडिंग है वो है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। कहने का मतलब है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के सिलसिले में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में। तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसके स्कोप को ही समझते हैं अच्छे तरीके से। तो कल हम लोगों ने कुछ हेडिंग पर प्रहार किया था, चर्चा की थी। आज उसी के सिलसिले में तीसरा हेडिंग हम लोग बनाते हैं और पढ़ते हैं उद्योग धंधे या उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। क्या लिखते हैं? उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। कच्चे माल की पूर्ति मतलब रॉ मटेरियल की सप्लाई किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल की सप्लाई किससे हो रही है?
एग्रोनॉमी से हो रही है। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कि मान लो कोई उद्योग है, जैसे चीनी उद्योग। क्या है? कोई चीनी उद्योग है, या कोई कपड़ा उद्योग है, कोई सिगरेट उद्योग है, ठीक है, ये उद्योग है हमारे। कोई तेल कारखाना है, क्या है? कोई तेल कारखाना है, कोई बीड़ी उद्योग है, अब ये उद्योग हैं। अब कोई चीनी बनाएगा, कपड़ा बनाएगा, सिगरेट बनाएगा, तेल बनाएगा, बीड़ी बनाएगा, तो इनके लिए कच्चे माल की तो आवश्यकता पड़ेगी ना पड़ेगी। तो कच्चा माल कहाँ से आएगा? वो आएगा सस्य विज्ञान से आएगा। कैसे? चीनी उद्योग के लिए क्या चाहिए? गन्ना। क्या चाहिए? गन्ना। गन्ना क्या है? कच्चा माल है। क्या है? कच्चा माल है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है किसान के खेत से। कहाँ से प्राप्त होता है? किसान के खेत से प्राप्त होता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। जब किसान के खेत से प्राप्त होता है तो कहने का मतलब है कि इसकी खेती होती है। कपड़ा उद्योग के लिए कपास, कहीं कहीं जूट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो कपड़ा उद्योग के लिए कपास और जूट। सिगरेट उद्योग के लिए तंबाकू, चाहे कोई सी भी सिगरेट हो, आपका ब्रांड आपको पता होंगे, आप लोग पीते अगर होंगे तो। तेल कारखाना के लिए आपको सरसों चाहिए कच्ची, आपको तिल चाहिए, आपको कुसुम चाहिए, आपको सूरजमुखी चाहिए, आपको सोयाबीन चाहिए, या आपको और भी फसलें चाहिए, जैसे मूंगफली है, अलसी है। ये तेल वाली आपको फसलें चाहिए, कहाँ से आएंगी? खेती से आएंगी। खेती सस्य विज्ञान से हम इनको उत्पादन करेंगे। बीड़ी उद्योग के लिए भी तंबाकू चाहिए। क्या चाहिए? तंबाकू चाहिए। तो अब हम इन उद्योगों को पूर्ण करने के लिए, ये उद्योग अभी अधूरे हैं, ये उद्योग तब तक किसी पदार्थ को नहीं बना सकते जब तक कि हम इनको कच्चा माल ना दें। गन्ना देते हैं, गन्ने की पेराई करके रस को साफ करके, रस से फिर क्या करते हैं? इसको पकाकर गुड़ बनाते हैं, राब बनाते हैं, मोलासस बनाते हैं, जिससे अल्कोहल वगैरह बनता है, और चीनी भी बनाते हैं। ऐसे ही कपड़ा उद्योग है, ऐसे ही सिगरेट उद्योग है, तेल कारखाना, बीड़ी उद्योग। ये सब किस पर आधारित है? सस्य विज्ञान पर आधारित है। अगर हम सस्य विज्ञान के तहत कच्चा माल नहीं देंगे तब ये उद्योग क्या होंगे? अच्छे विकसित नहीं होंगे। किसी भी देश का उद्योग तब तक विकसित नहीं होगा जब तक वो उद्योग अपने कच्चे माल पर आत्मनिर्भर नहीं होगा। अगर इन्हीं उद्योगों के लिए कच्चा माल कहीं बाहर से मंगाना होता तो ये उद्योग उतने ज्यादा सुदृढ़ नहीं होते, उतने ज्यादा विकसित नहीं होते, ये अल्प विकसित की मात्रा में होते। भारत में ये सारे उद्योग विकसित हैं क्योंकि इन सब का कच्चा माल हमारे पास उपलब्ध है। हम खेतीबाड़ी से इन सब के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, इसलिए आज ये उद्योग सबसे ज्यादा विकसित नजर आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं चीनी उद्योग जो भारत में है, दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद। कपड़ा उद्योग के बाद दूसरा नंबर का उद्योग है चीनी उद्योग। और हमारा जो लखीमपुर है, इसमें 9 चीनी मिल हैं। कितनी हैं? 9 चीनी मिल हैं, बड़ी बड़ी चीनी मिल हैं। जैसे बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला गोकर्णनाथ एशिया के तीसरा नंबर का मिल है। किसका? एशिया का तीसरा नंबर का मिल है। मेरठ में खतौनी, वो भी बहुत बड़ा मिल है बजाज हिंदुस्तान का। ठीक है, तो ऐसे जो मिल हैं ये बहुत बड़े बड़े मिल हैं। और गोंडा में, कुंदरकी में एक मिल पड़ता है जो पूरे वर्ल्ड का चौथा नंबर और एशिया का पहला नंबर का मिल है, कुंदरकी गोंडा में। ठीक है, तो यूपी में ये जो मिल हैं बड़े बड़े मिल हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मिल महाराष्ट्र में है, ध्यान देना। तो ये उद्योग
किस पर आधारित है? कच्चे माल पर। कच्चा माल कहाँ से मिलता है? सस्य विज्ञान से मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति कौन करता है? सस्य विज्ञान करता है। कैसे? खेतीबाड़ी करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये उद्योग क्या करते हैं? उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं? उपभोक्ता खरीदता है। उद्योगों से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ये उत्पाद बनता है, कहने का मतलब प्रोडक्ट बनता है। और इस प्रोडक्ट को कौन खरीदता है? उपभोक्ता तक ये जाते हैं। और ये उपभोक्ता तक ये जाते हैं तो ये कैसा? ये चैन हो गया। ये उत्पाद कंपनी बनाई तो ये प्रोड्यूसर हो गई, ये खरीदने वाला कंज्यूमर हो गया। इसके बीच जो चैन चलेगी वहां पर क्या होगा? मार्केटिंग होगा, विपणन होगा। क्या होगा? मार्केटिंग होगी, विपणन होगा। क्योंकि बनाने वाला ये और खरीदने वाला ये। इसको बनाने में, उत्पाद को बनाने में कम से कम 4 चीजें लगी होंगी। लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब जहां उद्योग स्थापित हुआ होगा वहां भूमि लेनी पड़ी होगी और उसके लिए श्रम लेना पड़ा होगा और उसके लिए पूंजी इकट्ठा करनी पड़ी होगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट पढ़ाएंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं और अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ग्रोथ इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि को अगर हम समझना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो अधिकतम उत्पादन हो रहा है, अगर मान लो अधिकतम उत्पादन हो रहा है तो इससे क्या होगा? किसान समृद्ध होगा। क्या होगा? किसान की आय में बढ़ोतरी, किसान की आय में बढ़ोतरी, किसान की आय में बढ़ोतरी। कहने का मतलब किसान की जो आय है वो बढ़ेगी, ये बढ़ने का सिंबल है। अधिकतम उत्पादन जब होगा तो किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। अब जब यही बड़े मात्रा पर, बड़े स्केल पर अगर देखें तो बड़े स्केल पर क्या होंगे? राष्ट्रीय आय में योगदान, राष्ट्रीय आय में योगदान मिलेगा। भाई प्रति व्यक्ति की अगर इनकम बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के योगदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राष्ट्र की आय में योगदान हो रहा है, नेशनल इनकम में इजाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई जब किसान समृद्ध होगा तो वो मार्केट में जाएगा, कुछ और चीजों को खरीदेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसके पास पैसा होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। भाई सप्लाई बढ़ जाएगी कंपनियों की। जब मान लो हमारे पास, हम गए मार्केट में, हमको फार्गो साबुन लेना है कपड़े साफ करने के लिए, हमारे पास पैसा है, बल्क मात्रा में किसान गए और फार्गो की डिमांड कर दिए, तो फार्गो की कंपनी उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगी। जब प्रोडक्शन बढ़ा देगी तो उस कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बीच में जो मार्केटिंग चैन होगी उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? वो कहीं ना कहीं नेशनल की इनकम में इजाफा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर अधिकतम उत्पादन हो रहा है तो किसान की आय में बढ़ोतरी हो रही है। जब किसान खुशहाल होगा तो मार्केट में जाएगा, खरीदारी करेगा। बड़े स्केल पर जब किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी तो राष्ट्रीय आय में योगदान होगा। दूसरी बात, जो राज्य या केंद्र सरकार होते हैं, जो राज्य या केंद्र सरकार होते हैं, राज्य या केंद्र सरकार, राज्य या केंद्र सरकार होते हैं, केंद्र सरकार, वो क्या करते हैं? कुछ कर लगाते हैं, कर लगाते हैं। ठीक है, किसके लिए? आय में बढ़ोतरी के लिए। आय बढ़ाने के लिए वो क्या लगाते हैं? कर लगाते हैं। जैसे उत्पादन कर, उत्पादन कर लगाते हैं, सिंचाई कर लगाते हैं, सिंचाई कर लगा देते हैं, और माल गुजारी कर, माल गुजारी कर, ये इस प्रकार से कुछ कर लगा देते हैं जिससे क्या होता है? उनकी, इनसे जो पैसा आता है उससे उनकी इनकम बढ़ती है। मतलब नेशनल की या नेशंस की इनकम बढ़ती है। राज्य या केंद्र सरकार जब कोई टैक्स लगाता है तो उससे क्या होता है? उसकी आय में बढ़ोतरी होती है।
या किसानों का जब उत्पादन ज्यादा होगा तो राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी। दूसरा, अगर हम निर्यात करते हैं, हम निर्यात करते हैं किसी चीज का, तो निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। अगर हम कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं तो ध्यान देना, अगर हम 100% निर्यात करते हैं, कितना 100% निर्यात करते हैं, तो इसमें 70% जो निर्यात हम करते हैं वो एग्री प्रोडक्ट का करते हैं। किसका करते हैं? एग्री प्रोडक्ट का करते हैं। मतलब कृषि उत्पाद 70% उत्पाद कृषि का ही रहता है, 30% अदर प्रोडक्ट को हम निर्यात करते हैं। तो निर्यात में हम क्या, जैसे मान लो हम तंबाकू की फसल को निर्यात कर दिए, हम आलू की फसल को निर्यात कर दिए, हम रबर की फसल को निर्यात कर दिए, हम चाय की फसल को निर्यात कर दिए। ठीक है, ये जब फसलें हम निर्यात कर देते हैं तो इनसे जो पैसा आता है, जो पैसा आता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, राष्ट्र की आय में वृद्धि करता है। राष्ट्र की जो आय होती है उसमें क्या करता है? वृद्धि करता है। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल, ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जब किसान खुशहाल होगा, उत्पादन उसका ज्यादा होगा, उसकी आय में बढ़ोतरी होगी। अगर ये बड़े स्केल पर बढ़ोतरी होगी तो वो राष्ट्रीय आय में योगदान करेगा। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, उनसे भी जो पैसा आता है उससे आय बढ़ेगी राष्ट्र की। साथ ही साथ जो हम निर्यात करते हैं प्रोडक्ट को बाहर के देशों में बेचने के लिए, तो उनसे जो पैसा आता है उससे भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो राष्ट्रीय आय में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो वर्तमान में हिस्सा कितना है, एग्रीकल्चर के सेक्टर का, अगर हम एग्रीकल्चर के सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग लगभग 18.3% का है। वर्तमान स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो 18.3% का योगदान है। किसमें योगदान है? राष्ट्रीय आय में योगदान है, राष्ट्रीय आय में। तो ध्यान देना, जब देश हमारा आजाद हुआ था तो हमारी राष्ट्रीय आय में एग्रीकल्चर का जो योगदान था वो 50% के आसपास था। कितना था? 50% के आसपास था। बाद में हम लोग कम क्यों हो गए? क्योंकि इस समय जो राष्ट्रीय योगदान सबसे ज्यादा होता है राष्ट्रीय आय में वो सर्विस सेक्टर से होता है। किससे होता है? सर्विस सेक्टर से होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है धीरे धीरे से कम हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे हो सकती है। हमने समझाने का प्रयास किया आपको। लैंग्वेज लिखाने के चक्कर में हम नहीं पढ़े कि लैंग्वेज आप इसमें क्या लिखते। आप इससे समझ गए कि अगर उत्पादन अधिक होगा किसान की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। जब आर्थिक स्थिति किसान की बढ़ेगी इंडिविजुअली, जब ये बड़े स्केल पर बढ़ेगी तो राष्ट्र के आय में योगदान मिलेगा। अगर हम कोई फसल को निर्यात कर रहे हैं तो उससे जो पैसा आएगा उससे राष्ट्र हित होगा, या हम कोई कर लगा रहे हैं तो उससे जो कर मिलेगा उससे हम राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी कर लेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं मृदा उर्वरता में सुधार, मृदा उर्वरता में वृद्धि। तो हमने बात की, 5वें नंबर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, मृदा उर्वरता में वृद्धि। अब सस्य विज्ञान से हम मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, कॉन्सेप्ट निकल कर आता है फसल चक्र। क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है? फसल चक्र। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या बताता है? कि फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। तो हेर फेर कर बोना, जैसे मान लो कि हम यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं कि अनाज वाली फसल के बाद दलहन, अनाज वाली फसल के बाद दलहन, फसल के बाद दलहन। अब जैसे बात करते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं
कि कोई अनाज वाली फसल है, गेहूं मान लेते हैं, एग्जॉस्टिव क्रॉप होती है अनाज वाली फसलें, और गेहूं के बाद हम इसमें क्या समाहित कर रहे हैं, चना समाहित कर रहे हैं, या गेहूं की फसल के बाद हम इसमें मूंग की फसल लगा रहे हैं। किसकी फसल लगा रहे हैं, मूंग की फसल लगा रहे हैं। ये हमने देखा कि हम ये क्रॉपिंग सिस्टम अपना रहे हैं। तो अब देखिएगा कि उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है। हम फसल चक्र अपनाते हैं तो उसमें अनाज वाली फसलों के साथ साथ हम दलहनी फसलों को भी समाहित करते हैं। हम दलहनी फसलों को भी समाहित करते हैं। जैसे हम गेहूं बोए और गेहूं ने मिट्टी से न्यूट्रिएंट अपटेक कर लिए और अपनी ग्रोथ के लिए अच्छा खासा अपने शरीर को डेवलप कर लिया और प्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट का लेवल कम हो गया, तो न्यूट्रिएंट का लेवल फिर अगर हम दलहनी फसल ना उगाएं तो अगली बार फिर सीरियल उगा दें, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि हमारी मिट्टी में जो डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट की, हमारी मिट्टी कमजोर हो जाएगी। तो उसको हम कैसे मेंटेन रखें, तो हम दलहनी फसल लगा देते हैं। अब भाई साहब मूंग की फसल कैसे मेंटेन करती है, कहा जाता है कि हमारे 1 हेक्टेयर जमीन के ऊपर 80,000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध है। कितना, 80,000 टन वायुमंडल में नाइट्रोजन उपलब्ध है, परंतु वो किसी काम की नहीं। जैसे एक शाकाहारी व्यक्ति के सामने अब 10 क्विंटल मांस रख दो, कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हमारे पौधों के लिए नाइट्रोजन वो उपयोगी नहीं है, क्योंकि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जा रही है वो या तो नाइट्रोजन गैस के रूप में या नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में पाई जा रही है। परंतु हमारे पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में या फिर अमोनिकल फॉर्म में, तो फिर वो पौधे के लिए कामयाबी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दलहनी कुल के पौधे लगाते हैं। इनमें जो जड़ ग्रंथियां होती हैं गुलाबी रंग की होती हैं, जो लेग हीमोग्लोबिन के कारण गुलाबी होती हैं। उन जड़ ग्रंथियों में एक जीन पाया जाता है जिसका नाम होता है निफ जीन। वो क्या करती हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहसंबंध बनाती हैं। कहती हैं कि आजा बेटा, मैं तुझको रहने का स्थान दूंगी और तू मुझे पोषण दे दे भाई। तो राइजोबियम आता है, मूंग की जड़ों के ऊपर बैठता है और इसको स्थान मिलता है। शुरुआत में वो वहीं से पोषण भी लेता है, बाद में क्या करता है, राइजोबियम जड़ ग्रंथियों के साथ जो वायुमंडल की नाइट्रोजन थी नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस के रूप में, उसको जड़ों तक लाके दे देता है अमोनिकल फॉर्म में। किसको, अमोनिकल फॉर्म में। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी उसको अमोनिकल फॉर्म में बदल दिया। फिर वही अमोनिकल फॉर्म की नाइट्रोजन नाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रेट फॉर्म में आ जाती है, जिसको मुख्यतः पौधे ग्रहण कर लेते हैं। तो दलहनी कुल की फसलों का समावेश करना ही हमें मृदा उर्वरता में वृद्धि का कारण बनता है। ठीक है, तो मृदा उर्वरता में वृद्धि समझ गए कि कैसे बढ़ेगी, कि दलहनी फसलों का समावेश। कैसे, दलहनी फसलों का समावेश। अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दलहनी फसलों का समावेश, दलहनी फसलों का समावेश। दलहनी फसलों का जब हम समावेश करेंगे तो मृदा उर्वरता जो है, जो मृदा उर्वरता है ये क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, मिट्टी की वह पैतृक क्षमता, जो मिट्टी की वह पैतृक क्षमता जो लैब में एनालिसिस की जाती है। मृदा उर्वरता को हम इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल कहते हैं, मिट्टी की पैतृक क्षमता कहते हैं, जो पोषक तत्व किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की यूनिट में आंकी जाती है। लेबोरेटरी में इसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो दलहनी फसलों का समावेश ही मृदा उर्वरता को ऊपर बढ़ाएगा। अब अगला जो वर्गीकरण करते हैं, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। तो छठा नंबर आएगा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, सातवां, सॉरी नहीं छठा, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हुई, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। जो बच्चे टीजीटी वाले हैं बहुत ध्यान से देखेंगे क्लास को, बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। और ध्यान देना कि आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड सारा कंटेंट होगा और टॉपिक वाइज होगा। आपको कहीं भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका दिल ना गवाही दे तो कभी कभी बुक खोल लेना, परंतु हम इतना कंटेंट आपको दे दें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। अब घरेलू आवश्यकताएं क्या होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं थी, अनाज, दाल, तेल, वो तो सब मिल गया हमको।
ठीक है। तो घरेलू आवश्यकताओं की अगर हम बात करते हैं, क्या होता है? अनाज होता है, हमें जरूरत होती है, हमें दाल की जरूरत पड़ती है, हमें तेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है ये, और हमें मसाला कभी कभी जरूरत पड़ती है, मसालों की। इनके अतिरिक्त, ठीक है, इनके अतिरिक्त और मतलब इनके अतिरिक्त, इनके अतिरिक्त हमें और भी चीजें मिलती हैं। जैसे इनके अतिरिक्त हमें क्या मिलता है? ईंधन मिलता है। क्या मिलता है? ईंधन मिलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनके अतिरिक्त हमें क्या मिला? ईंधन प्राप्त हुआ यहां से, सस्य विज्ञान से। तो ये समझ में आ गया कि हमें अनाज तो मिल रहा, दाल भी मिल रहा, तेल भी मिल रहा। भाई हमें खाने के लिए, हम जैसे फसल उगा रहे हैं तो हमें रोटी खाने के लिए तो अनाज मिल रहा है, दाल बनाने के लिए दाल मिल रहा है, तेल मिल रहा है, मसाले मिल रहे हैं, सब्जियां भी आ जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमें मिल रहा है, ईंधन भी प्राप्त हो रहा है। जैसे अरहर की लकड़ियों को हम लोग जला लेते हैं, या और भी चीजें हैं जिनको हम लोग जला लेते हैं। तो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी क्या करता है? हमारा एग्रोनॉमी करता है। क्या करता है? घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। अगर चीजें समझ में आ रही हैं आपको तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फटाफट से। उसके बाद हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ अन्य पॉइंट्स पर। जैसे सस्य विज्ञान की परिभाषा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन सस्य विज्ञान की परिभाषा से। तो परिभाषा हमने अभी तक नहीं लिखाई आपको, अब मैं बताने जा रहा हूं सस्य विज्ञान की परिभाषा। एग्रोनॉमी। अब सबसे पहली हेडिंग हमारी रहेगी परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा नंबर 1 हम क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक फसलोत्पादन के साथ साथ मृदा एवं जल प्रबंध को सस्य विज्ञान कहते हैं। पहली परिभाषा। वैज्ञानिक फसलोत्पादन के साथ साथ वैज्ञानिक फसलोत्पादन के साथ साथ मृदा एवं जल के प्रबंधन को सस्य विज्ञान कहते हैं। सस्य विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये पहली परिभाषा हमारे सामने निकल कर आई कि वैज्ञानिक फसलोत्पादन के साथ साथ अगर हम मृदा एवं जल का प्रबंध कर रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं? सस्य विज्ञान कह रहे हैं। दूसरी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो दूसरी परिभाषा क्या होगी कि सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है। दूसरी परिभाषा, सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है। फसल उगाने की कला और विज्ञान है। ये परिभाषा किसके अनुसार है? तो C.R. वाल के अनुसार। किसके अनुसार? C.R. वाल के अनुसार। ध्यान देना, तो ये परिभाषा किसके अनुसार है? C.R. वाल के अनुसार है। और तीसरी परिभाषा
जो मुख्य परिभाषा है उसको भी हम लोग लिखेंगे। ये इतनी सारी परिभाषाएं हम आपको क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछी गई हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो अब लिखेंगे सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत मृदा एवं जल प्रबंधन के साथ, मृदा एवं जल प्रबंधन के साथ फसलों उत्पादन की, मृदा एवं जल प्रबंधन के साथ फसलों उत्पादन की क्रियाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। हम क्या बोलते हैं कि एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एज वेल एज सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट। अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो इस प्रकार से बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो हमने आपको ये परिभाषा लिखा दी। अब हमने एक दो तीन परिभाषाएं सस्य विज्ञान की लिखा दी। आप इन तीनों परिभाषाओं को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपके पेपर में और ज्यादा परिभाषाएं पूछने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। हालांकि हमें नॉलेज इकट्ठा करना है, नॉलेज के साथ साथ हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों लेकर चलें, क्योंकि दोनों में से एक की कमी हमें एग्जाम में खल जाएगी। तो दोनों को साथ लेके चलना है। ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट ही समझा दें और आपको मैं कोई फैक्ट ना बताऊं आपको, तो आप एग्जाम कैसे क्रैक कर पाओगे भाई। कॉन्सेप्ट से आप एक शिक्षक बन सकते हो, आप किसी चीज को पढ़ाने लगोगे, परंतु एग्जाम पास के लिए हमें तो डेटा चाहिए, हमें तो कंटेंट चाहिए अच्छा। तो वो दोनों का जो समाहन होगा तभी हम अच्छा कुछ कर पाएंगे। और ध्यान देना कि हमने क्लास का शेड्यूल ही ऐसा रखा है कि उसमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये मैं लिखकर आपको पढ़ाता हूं, इसका एक बेनिफिट है कि जब तक मैं लिखता हूं तब तक आपका जो ध्यान है वो हमारी वाणी की ओर जाता है कि सर क्या बोल रहे हैं, नीलेश सर क्या बोल रहे हैं, अगले शब्द में सर क्या बोलने वाले हैं। और लिखा हुआ ये आपको मिल जाता है कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज कर लेना। आपको कहीं भी एकाध लिखने में त्रुटि जो हमसे हो जाए उसके लिए तो हम क्षमा मांग रहे हैं आप लोगों से, परंतु कोशिश करता हूं कि त्रुटियां ना रहें। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा हैंड रिटन पे विश्वास करते हैं, टाइपिंग वाले नोट्स पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, छोटी सी गलती हमारे एग्जाम में भारी पड़ सकती है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम देखते हैं कृषि विज्ञान का विकास। क्या देखते हैं? कृषि विज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहां से देखना चीजें आपके समझने वाली हैं। कृषि विज्ञान का विकास, कृषि विज्ञान का विकास। अब ये हेडिंग जो है ये मेन हेडिंग है हमारी। तो जब भी कभी कृषि विज्ञान का विकास होना प्रारंभ हुआ होगा तो ये विकास दो चरणों में होता है। कितने? दो चरणों में होता है। तो ये जो विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
दो चरणों में विकास देखने को मिलता है। कितने? दो चरणों में विकास देखने को मिलता है। अब वो दो चरण कौन कौन है जहां पर हमको विकास देखने को मिलता है? ये दोनों चरणों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, कि वो दो चरण कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि वो दो चरण देखते हैं। नंबर एक, जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक कृषि विकास। प्रारंभिक कृषि विकास, ठीक है। एक हो गया प्रारंभिक कृषि विकास। अब ये प्रारंभिक कृषि विकास मतलब हम लोग नहीं, हमारे पूर्वज लोग विकास करके गए। और एक होता है आधुनिक कृषि विकास, जिसको हम लोग आज अंजाम दे रहे हैं। आधुनिक कृषि विकास, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर में। अब हम देखते हैं प्रारंभिक जो कृषि का विकास हुआ, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का विकास नहीं हुआ, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चर का विकास नहीं हुआ। जब हम बात करें आदि मानव के पीरियड में, ठीक है, किसके पीरियड में? आदि मानव काल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मानव की उत्पत्ति हुई, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथैल, क्रोमैग्नन, फिर होमो सेपियंस, सेपियंस वगैरह जो आए, तो शुरुआत में जो आदि मानव थे वो अपना जो भोजन था, उनका भोजन दो रूपों में उपलब्ध था। या तो प्राकृतिक रूप में उगे फल फूल जैसे कंदमूल के फल, दूसरा प्राकृतिक रूप से जीवित जंतु जो थे उनका भोजन था। एक तो जंगली जानवर, दूसरा प्राकृतिक रूप से उगे फल फल और जड़ों को वो खाते थे। पहनने के लिए उनको कपड़े का ज्ञान नहीं था, ना ही अंग ढकने का कोई ज्ञान था। तो ठंडक और बरसात से बचने के लिए जिन जानवरों को मारकर वो खाते थे, उन्हीं की खाल को कवच बना लेते थे, पहनते थे। तो शुरुआती स्टेज में उनको कृषि का कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। उनको खाने के लिए जंगली जानवर मिल जा रहे थे और ओढ़ने के लिए खाल और कहीं ना कहीं फल, कंदमूल फल मिल जा रहे थे। जैसे जैसे हिमयुग प्रारंभ हुआ, उनकी संख्या बढ़ी। जब उनकी संख्या बढ़ी तो उनके खाद्यान्न पर संकट मंडराने लगा। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि जंगली जानवरों से थोड़ा हटकर उन्होंने जानवरों को पालना प्रारंभ किया। और सबसे पहला पाला जाने वाला पशु कुत्ता, जिसको उन्होंने शिकार करने के लिए पाला था कि जानवरों का शिकार करेगा ये, ठीक है। 10,000 बीसी में साक्ष्य मिलता है कि सर्वप्रथम कुत्ता पालने का साक्ष्य ईरान शहर से माना जाता है, ठीक है। तो अब हम बात किए कि सबसे पहले उन्होंने किसको पालना शुरू किया। पहले तो जंगली जानवरों को खाते थे, फिर उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई। फिर वो पालतू पशु को खाते थे। अब बात आती है कि पालतू पशु को खाने के लिए क्या दिया जाए। तो सबसे पहले तो वो पालतू पशुओं को झुंड में रखते थे। जहां पानी उपलब्ध होता था वहीं पर वो रखते थे पालतू पशुओं को। जहां जंगली वनस्पति उगी होती थी वहीं पर वो रखते थे। धीरे धीरे जंगली वनस्पति में ग्रेजिंग बढ़ी तो उसकी कमी आने लगी। पानी की उनको उतनी समझ नहीं थी कि वहां से पानी भरकर इनको पिला दिया जाए। तो जब वानस्पतिक जो प्राकृतिक वनस्पति थी वो कम होने लगी, तो ये क्या किए, जंगलों से प्राकृतिक वनस्पति के बीज उठा उठाकर कहीं दूर बोने लगे और उसमें पानी डालने लगे। तो धीरे धीरे से सर्वप्रथम कृषि नहीं आई, पशुओं को खिलाने के लिए चारे का प्रबंध ये करते थे। और धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ती गई तो वही चारा जो पशु को खिला रहे थे वही वो खुद खाने के रूप में प्रयोग करने लगे। तब जाके कृषि विज्ञान का उद्भव हुआ। तो कृषि ऐसे नहीं विकसित हुई। सबसे पहला जो प्रारंभिक विकास था इनका, ये शिकार युग था। इनका क्या था? शिकार युग। तो ये शिकार युग में कोई कृषि इनके कोई भी इनको शिकार युग में मतलब नहीं था। फिर आया पशुपालन युग। पशुपालन युग, अब जो पशुपालन युग की बात करते हैं, सबसे पहला पशु पाला जाना, कौन सा पशु पाला गया? कुत्ता। अब बात करते हैं पूरे भारत में सर्वप्रथम पशु पालने के साक्ष्य कहां प्राप्त हुए।
तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा, वहां एक स्थान है बागौर, जहां से सबसे पहले प्राचीनतम पशु पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरा साक्ष्य मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, वहां से पशु पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए, जहां से एक कृषि यंत्र भी बनाया गया, होशंगाबाद विनोअर, जो फसलों को विनोइंग करता है काटने के बाद। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा जो आया वो पशुपालन युग आया। तीसरा आया कृषि युग। क्या आया? कृषि युग। जब लौह युग की शुरुआत हो गई थी आयरन 6ठी शताब्दी के आसपास, तो ये कृषि युग का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले मानव ने शिकार करना सीखा, फिर पालतू पशुओं को पालना सीखा, फिर उन्हीं को खिलाने के सिलसिले में उसने कृषि सीख ली। तो सबसे पहले बात करते हैं तो शिकार युग, फिर पशु युग, फिर कृषि युग। ठीक है, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आधुनिक कृषि विकास का। तो आधुनिक कृषि विकास क्या है? हम आज नवीन वैज्ञानिक तकनीकी, नवीन वैज्ञानिक शोध, नई नई वैरायटी और फसलों को कीट और व्याधि से बचाने के लिए आईपीएम जैसे टूल्स और हमारे पास केमिकल्स, ये और फसलों की उच्च बढ़वार के लिए हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स और हमारे पास न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर, ये सारा कुछ उपलब्ध है। पहले नहीं था ये। अब हमारी वैज्ञानिक खोज के बाद हम नए नए उत्परिवर्तित वैरायटी निकाल रहे हैं, ब्रीडिंग करके नई नई वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। और आर्थिक उपज, हमें आर्थिक उद्देश्य पता है कौन सी फसल का क्या आर्थिक उद्देश्य है, उस आधार पे हम क्या करते हैं, हम फसलों का चयन करते हैं और फसलों को उगाते हैं। फसल चक्र के माध्यम से हम फसलों को बो रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट ना हो और हमारा अधिकतम उत्पादन भी मिल सके। हम वाणिज्यीकरण की ओर बढ़ रहे हैं आधुनिक कृषि में। प्रारंभ में क्या था, हमें ना ही उर्वरक का ज्ञान था, ना ही किसी पोषक तत्व का ज्ञान था। तो जिस समय तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति रहती थी उस समय तक हम खेती करते थे, बाद में उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। कहने का मतलब लैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करते हैं कि भूमि को हम बदलते रहते थे, फसल वही रहती थी, मोस्टली धान की खेती करते थे। तो इस प्रकार की खेती को स्थानांतरण खेती, राजस्थान में इसको बालरे खेती कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती भी कहते हैं, जो कृषि में मृदा की उर्वरता की दृष्टि से सबसे अवैज्ञानिक तरीका है, जो अवमान्य खेती का तरीका माना जाता है। तो पुराना जो समय का मानव था वो यही खेती करता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। मतलब जंगलों को काट कर, जलाकर, उसको साफ कर कर वहां पर खेती करना, तब तक खेती करना जब तक उस मिट्टी की उपजाऊपन बना रहे। जैसे ही उपजाऊपन खत्म, उस मिट्टी को हटा दिया, आगे बढ़ गए, क्योंकि इनको मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का अनुभव नहीं था, ना ही इनके पास ज्ञान था, ना ही इनके पास पोषक तत्व का नॉलेज था। तो ये क्या करते थे, जमीन बदल देते थे, जो खेती की दृष्टि से गलत था, मृदा के अपरदन को ज्यादा बढ़ावा देता था। जैसे जैसे मानव के अंदर विवेक बढ़ा, बुद्धि बढ़ी, शोध कार्य ज्यादा हुए, तो उन्होंने क्या किया, पोषक तत्व उर्वरक को खोजा और मिट्टी को बदलने की बजाय उसी मिट्टी में बाहर से खाद और उर्वरक को डालकर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सक्षम हो गए। तो आधुनिक कृषि की जब बात करते हैं तो नवीन वैज्ञानिक तकनीकी खोजों पर आधारित जो कृषि है, जिसको हम आधुनिक कृषि विज्ञान कहते हैं या आधुनिक कृषि विकास कहते हैं, यही आजकल एग्रीकल्चर इस पर टिका हुआ है भारत का। ठीक है, तो हमने यहां तक क्या देखा कि आधुनिक कृषि विकास में हम क्या देख रहे हैं, नवीन वैज्ञानिक तकनीकी आधारित, नवीन वैज्ञानिक खोज व तकनीकी आधारित खेती, तकनीकी आधारित कृषि। ठीक है, तो क्या है, नवीन वैज्ञानिक खोज व तकनीकी आधारित जो खेती है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है अधिकतम उत्पादन। क्या उद्देश्य होता है, अधिकतम उत्पादन, अधिकतम उत्पादन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम उत्पादन है। ये बात आपको फिक्स हो गई, क्लियर हो गया कि अधिकतम उत्पादन इसका, कि आधुनिक खेती का मतलब है अधिकतम उत्पादन करना।
तो हमने देखा कि कृषि विज्ञान का विकास कैसे हुआ। दो चरणों में विकास देखने को मिलता है। पहला प्रारंभिक कृषि विकास और दूसरा आधुनिक कृषि विकास। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल पूरी तरीके से आपकी ये चीजें क्लियर हो गई। अगर चीजें क्लियर हो गई हों तो एक बार जरूर बताइएगा, ताकि हम अगला जो अपना पड़ाव है वो हम आपके बीच कल की क्लास में डिस्कशन कर सकें। आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का बिंदु। आगे की जो क्लासेस हैं वो कल हम आपको बताएंगे अगले बिंदु, और कल से हम लोग पढ़ेंगे सस्य विज्ञान का एक सामान्य सा परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फसल क्या है, कितने प्रकार की फसलें होती हैं। ये पूरा वर्गीकरण पढ़ते हुए हम एक बेहतरीन अंदाज के साथ सस्य विज्ञान को जीरो से लेकर हीरो तक आपको बनाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, टीजीटी वाले बच्चे बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये अच्छा है, अगर आप पहले पढ़ रखे हैं तो आपके लिए और अच्छा है। अगर जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं वो और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ क्लास को देखेंगे। हाँ, इस क्लास को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे, और हमारा जो टीजीटी का टारगेट बैच है, इस बैच से जुड़ने के लिए बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं, ताकि बच्चे भ्रमण कर रहे हैं कि टीजीटी का कोई अच्छा खासा बैच आ जाए जो हमें एक अच्छी तरीके से मार्गदर्शित कर सके। तो ये बैच आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए में मिल रहा है। और हाँ, ये बैच आपको मात्र 18 अक्टूबर तक ही अवेलेबल है। 18 अक्टूबर के बाद एडमिशन प्रोसेस इसका बंद कर दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो 18 अक्टूबर तक ही एडमिशन ले सकते हैं, उसके बाद आप एडमिशन नहीं पा सकते इस बैच में। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।